हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स अर्थात बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज हम इसके बारे में इकट्ठा करेंगे और अगले वीडियो में जो भी पॉलीमर्स होते हैं उनको बनाने की जो विधियां हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स मतलब बहुलक, बहुलक मतलब बहुवचन, आप समझते हैं। बहु मतलब बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लक मतलब मोनोमर, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, किसी भी पदार्थ के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको हम बोलते हैं एक लक। जैसे पॉलीथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एथीन होता है, एथीन ये होता है। लेकिन ये एथीन का सिर्फ एक अणु होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने किया, तो ये एथीन का क्या है, एक अणु है। तो एथीन का एक अणु जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर या एक लक बोलेंगे। लेकिन अगर यही एथीन क्रिया कर ले और बहुत सारे यहाँ पे एथीन इकट्ठे हो जाएं, इस प्रकार से बहुलीकरण करने से अगर ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो यही क्या कहलाएगा, पॉलीएथीन। पॉलीएथीन जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे एथीन क्या है, एक बहुलक होता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाला लंबी श्रृंखला का अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणुभार का क्या बना रहे हैं, यहाँ पे यौगिक बना रहे हैं या अणु बना रहे हैं, और उस अणु को हम क्या बोल रहे हैं, बहुलक, क्योंकि छोटे छोटे मिलकर बहुत सारे बना रहे हैं। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। तो पॉलीमर और मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं वो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो बहुलक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुलक पॉलीमर ये बेसिकली टू टाइप से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक जिसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, और दूसरा होता है संश्लेषित मानव निर्मित या सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम प्राकृतिक बहुलक के बारे में कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या चीज होती है, तो ऐसे बहुलक जो प्रकृति में सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जो नेचुरली होते हैं, सीधी सी बात है, नेचर में जो हमें मिल रहे हैं सीधे सीधे, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल या प्राकृतिक बहुलक बोलेंगे। जैसे कि प्राकृतिक रबर, जो कि लेटेक्स मतलब प्राकृतिक जो रबर होता है उसके दूध मतलब क्षीर जो होता है, तो रबर क्षीर से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रबर क्या चीज होती है, यह वृक्ष के द्रव के रूप में प्राप्त होता है जिसे रबर क्षीर मतलब दूध। हम देखते हैं कोई सा भी पदार्थ या कोई सा भी पौधा अगर हम तोड़ते हैं, चाहे कटहल का पौधा हो, चाहे हम किसी जिसको हम बोलते हैं मदार जो होता है, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से रबर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो ये जो होता है वो दूध जिसको हम क्षीर कहते हैं। तो इसी प्रकार रबर का जो पौधा होता है उससे रबर क्षीर या लेटेक्स प्राप्त होता है, क्योंकि दूध के अंदर लेटेक्स होता है तो इसे लेटेक्स हम कहते हैं। और यह एक्चुअली क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जब बहुलीकरण हम करते हैं तो ये आइसोप्रीन है, और इसका जब बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे पॉली आइसोप्रोपिल हमें मिलता है, जो ये इसका अणुसूत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक या आइसोप्रीन का बहुलक। अब यहाँ पर जो दूसरा टाइप होता है वो होता है संश्लेषित बहुलक। क्या होता है, संश्लेषित या मानव निर्मित। चूंकि ये प्राकृतिक नहीं है तो इनको मानव ही बनाएगा, और मानव कैसे बनेंगे, वो संश्लेषित करते हैं, सिंथेटिक रूप से बनाता है। तो ये जो मानव निर्मित बहुलक होते हैं, जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। अब ये भी जो होते हैं ये तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होता है कृत्रिम रेशे, मतलब ऐसे बहुलक जो सिर्फ रेशों के फॉर्म में होते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं। और तीसरा होता है संश्लेषित रबर, जो रबर के फॉर्म में होते हैं। अब कृत्रिम रेशे जो होते हैं, जो फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में आपने नायलॉन 66 का प्रयोग देखा, नायलॉन 66 देखा होगा। नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, नायलॉन के जो अलग अलग मजबूत जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो तनन योग्य होते हैं, पैराट शूज होते हैं, इन सब क्या बोलते हैं, नायलॉन 66 से ही बनते हैं। इसके बाद टेरिलिन होता है, रेयॉन कपड़ा भी होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये फाइबर होते हैं। फाइबर एक्चुअली इन बहुलकों का प्रयोग जो होता है वो कपड़े बनाने में किया जाता है। मुख्यतः रूप से हम कह सकते हैं जैसे टेरिलिन, जैसे पॉलिस्टर होता है, पॉलीएस्टर जिसके अंदर टेरिलिन से बनता है।
अब होता क्यों है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी कृत्रिम रेशों को बनाने, क्योंकि हम जानते हैं जो कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र, वो तो सूती जिसको हम कपास बोलते हैं उनसे बना दिए जाते हैं, या उनसे जो प्राकृतिक रूप से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे बना दिए जाते हैं, खादी जो होती है। लेकिन अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे कपड़ों की आवश्यकता और बढ़ी लोगों के रहन सहन में, और नई विविधताएं हैं, वो नए स्टाइल के कपड़े पहनने लगे। तो इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें एक ऐसे फाइबर्स की ज़रूरत थी जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूत और टिकाऊ कपड़े बना सके। तो ये नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन जो होते हैं, ये फाइबर्स का निर्माण किया गया संश्लेषित रूप से, इसलिए इन्हें हमें मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। ये नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन इस प्रकार के इसके अंदर से उदाहरण है। अगले वीडियो में हम कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम सिम के बारे में जान लेते हैं। अगला होता है प्लास्टिक। आपने देखा होगा पीवीसी के पाइप जो होते हैं, आपके घरों में मैक्सिमम जो पाइप्स होती हैं जो पानी निकास के लिए, जल निकास के लिए होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीवीसी पाइप बोलते हैं। जो वायरिंग की जाती है और जो प्लास्टिक के पाइप्स लगाए जाते हैं वो पीवीसी के होते हैं। पॉलीथीन आपने देखा होगा, मार्केट में जितने भी आप सामान लेने जाते हैं पॉलीथीन के अंदर ही लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो घर से थैला लेके जाते हैं, ज़्यादातर ठेले पर सामान खरीदते हैं और वहीं से पॉलीथीन लेते हैं। तो ये जो पॉलीथीन होता है प्लास्टिक ही होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो होता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जिसको आर्लोन बोलते हैं, ये सभी क्या चीज़ है, पॉलीस्टायरीन, ये सारे प्लास्टिक होते हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है तीसरा संश्लेषित, या जिसको हम बोलते हैं, ये तो एक रबर था, यहाँ पे दूसरा रबर है। चूंकि ये संश्लेषित रबर है इसलिए हम इसे संश्लेषित या मानव निर्मित रबर कहते हैं। उसका ही एक प्रकार है, बहुलक का ही एक प्रकार है संश्लेषित बहुलक का, जिसके अंदर ये ब्यूना एस या ब्यूना एन जो होता है, ये रबर जो होते हैं ये संश्लेषित करके प्राप्त किए जाते हैं। अब कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त बहुलक होता है वो क्या होता है, कम प्रत्यास्थता वाला होता है, मजबूत भी कम होता है, आसानी से टूट जाता है, उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे रबर की जरूरत पड़ती है जो मजबूत हो, कम घिसने वाला हो और ज़्यादा प्रत्यास्थ हो। इससे वस्तुएं टिकाऊ बनती हैं। ज़्यादा प्रत्याशा मतलब कितना मोड़ दोगे आप, वो टूटेगा नहीं या वो अलग नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर या बल्कनीकरण, रबर का बल्कनीकरण जिसको हम कहते हैं। बल्कनीकरण, बल्काना मतलब हम सामान्य से हिंदी शब्द है, बल्काना होता है किसी को उबालना, तो वल्कनाइजेशन इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। तो ये बल्कनीकरण उबालने की प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है उसके अंदर सल्फर डाला जाता है, और प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर उसे उबालने की क्रिया को हम बल्कनीकरण कहते हैं। इससे जो रबर होता है वो कम घिसने वाला, आपने देखा होगा जो टायर होते हैं या फिर जो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हालांकि वो अलग प्रकार के प्लास्टिक से बनते हैं, बहुलक से बनते हैं, लेकिन कम घिसने वाले जो रबर होते हैं, जो नॉन डस्ट होता है, ज़्यादा नहीं घिसे। एक रबर होता है पेंसिल मिटाने वाला जो काफ़ी घिसता है, और दूसरा रबर आप काफ़ी मजबूत लेके आते हैं, वो कम घिसता है और ज़्यादा लंबा चलता है। नॉन डस्ट जो भी रबर होते हैं, जैसे भी पेंसिल को मिटाने के लिए जो भी होते हैं, तो ये कम घिसने वाले जो रबर होते हैं, कठोर जो होते हैं, जो कड़क होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होंगे तो आराम से टूट भी सकते हैं, और इनकी प्रत्याशा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन या बल्कनीकरण कहते हैं। इससे रबर कम घिसने वाला, कठोर तथा प्रत्यास्थ हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन या रबर का बल्कनीकरण। तो इस वीडियो में हमने जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। पॉलीमर्स के जो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और जो सिंथेटिक होते हैं, वो हमने पढ़ा, और उनके भी अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो सभी हमने यहाँ पे जाने। अब इनको बनाने की जो विधियां हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।